नमस्कार दोस्तों, मैं संविधान एक्सपर्ट प्रभु सर आप सभी के लिए एक बहुत ही आकर्षक सूचना लेकर उपस्थित हुआ हूं। और ये सूचना मुझसे भी पहले आप पहुंच चुकी होगी आप तक, क्योंकि आप खुद एक प्रतियोगी छात्र भी हैं और बहुत सारे ऐसे करेंट्स के टीचर हैं जिन्होंने कि यह सूचना शॉर्ट के माध्यम से इत्यादि से पहुंचा दिया होगा। तो एक बड़ा चुनाव अभी फिर से आपको देखने को मिला। 18वीं लोकसभा का चुनाव अभी बीता। इंडिया और एनडीए गठबंधन की आपसी जो संघर्ष और टकराव है, वह टकराव लोकसभा अध्यक्ष तक भी दिखाई दी। तो लोकसभा अध्यक्ष का इलेक्शन के बारे में हमें बात करना है। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है भैया कि ये जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष जो बनते हैं वह कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में भी हमें बात करनी है। लोकसभा अध्यक्ष यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पीकर की बात कर रहे हैं। स्पीकर ऑफ लोअर हाउस की बात कर रहे हैं ना, स्पीकर ऑफ लोअर हाउस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है भैया, लोअर हाउस की बात कर रहे हैं। तो यहां पे अगर हम संवैधानिक दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 93 की बात करते हैं। अनुच्छेद 93 ही कहता है कि लोकसभा का, किसका भैया? लोकसभा का एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, है ना, उपाध्यक्ष होगा। क्लियर है भैया? तो अब देखिए, जब लोकसभा का एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा तो हम कैसे व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनते हैं? तो हम ये बात कहते हैं इसमें से कि हम चुनते कैसे व्यक्ति को हैं? तो सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है। सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते हैं। क्लियर है भैया? लोकसभा अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं? तो सदस्यों में से, सदस्यों द्वारा। अब ये सदस्यों में से, सदस्यों द्वारा का मतलब है कि लोकसभा के सदस्य क्या करेंगे भाई? सदस्य मतदान में भाग लेते हैं, मतदान में भाग लेंगे। पहली बात। दूसरी बात, इसका अर्थ क्या निकल के आता है कि लोकसभा का सदस्य ही निर्वाचन में उम्मीदवार होगा। ठीक ना? तो ये दोनों बातें इस लाइन से क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, अगर आप लोकसभा अध्यक्ष के बारे में ये जानते हो कि यह कौन, लोकसभा अध्यक्ष यह एक संसदीय प्रणाली का क्या हो जाता है? व्यवस्था। यह कैसी प्रणाली? संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है। संसदीय प्रणाली की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो संसदीय प्रणाली की व्यवस्था को आपने कहां से लिया है? अगर कोई आपसे पूछेगा तो कहिएगा ब्रिटेन या यूके से लिया गया है। ब्रिटेन या यूके के संसद को हम वेस्टमिंस्टर बोलते हैं। वेस्टमिंस्टर, ठीक ना भैया? क्या? वेस्टमिंस्टर बोलते हैं। तो वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी भारत में भी अपनाई गई है। वेस्टमिंस्टर प्रणाली को क्या किया गया? भारत में भी अपनाया गया है। अच्छा, अब ये चीजें आज बताने का इतना बड़ा मौका क्यों हाथ लगा, इस पर भी हम बात अब कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम मतदान पे बात करें कि ये मतदान होता कैसे है ना? मतदान में जब भाग लेते हैं तो इसके हम मतदान पे अब भाग की बात करेंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष का मतदान जो हुआ, लोकसभा अध्यक्ष का मतदान कैसे होता है उस पर हमें चर्चा करनी है ना? लोकसभा अध्यक्ष के यदि हम मतदान पे बात करें तो यह मतदान साधारण बहुमत से, कैसे? साधारण बहुमत से होता है। साधारण बहुमत से इसमें जीत घोषित की जाती है। और यह मतदान कैसे होगा? तो यह मतदान ऐसे इलेक्शन की तरह नहीं होता, इसमें ध्वनि मत पारित किया जाता है। ध्वनि मत पारित किया जाता है। और ध्वनि मत कैसा होता है? तो इसे आप बोल सकते हैं लाइव वॉइस,
है ना भाई। ऐसे होता है कि चेयर पे 5-10 सदस्य बैठे होंगे, वहां पे लोग जाएंगे और पूछेंगे आप किसके पक्ष में हैं, वो मुंह से ही बताते चले जाएंगे, और एक एक समूह के लोग एक जगह बैठते हैं ताकि केवल उस समूह को ही पता चले कि किसने किसके फेवर में मतदान किया है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इस बार के इलेक्शन में 2024 के लोकसभा इलेक्शन 18वीं लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो इसमें खुलकर बोला है। ठीक है, तो ध्वनि मत का मतलब होता है लाइव वॉइस, जिसे हम लैटिन भाषा में हम अदर शब्दों का भी प्रयोग, संसद की बात करेंगे तो हम लैटिन भाषा शब्द का प्रयोग अक्सर इसमें हम करते हुए नजर आते हैं। इसे हम वीवा वोस के नाम से जानते हैं, इसे हम वीवा वोस के नाम से जानते हैं, वीवा वोस, है ना। वीवा वोस लैटिन भाषा का यह शब्द हो जाता है जिसे हम ध्वनि मत कहते हैं। तो इलेक्शन कैसे होता है, कितने चाहिए, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत मतलब होता है कि लोकसभा के कुल सीटों का, लोकसभा के कुल सीटों का आधे से एक अधिक मत चाहिए होगा, तभी वह व्यक्ति चुनाव जीत पाएगा। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि अब हमें बात किस पे करनी है भाई, अब हमें बात करनी है 18वीं लोकसभा पे। अब हमें किस पे बात करनी है, 18वीं लोकसभा पे बात करनी है। तो आइए 18वीं लोकसभा 2024 पर चर्चा करते हैं कि 18वीं लोकसभा 2024 में हुआ क्या, 2024 में हुआ क्या। तो 18वीं लोकसभा 2024 की यदि मैं बात करूंगा तो 2024 में फिर से लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, किसको बनाया गया, ओम बिड़ला को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा, ये कोटा क्षेत्र में एक क्षेत्र आता है बूंदी, क्या क्षेत्र है, बूंदी क्षेत्र आता है। बूंदी क्षेत्र से ये राजस्थान से लोकसभा सदस्य हैं, ये राजस्थान से लोकसभा सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य चुने गए, है ना। और ये कितनी बार चुने गए, तो ये दूसरी बार चुने गए हैं। कितनी बार, दूसरी बार ये चुने गए हैं। अच्छा, एक बात देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी की बात करें तो आप जानते हैं 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो 17वीं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपने पद को संभाला था। अच्छा, फिर देखें 18वीं लोकसभा के मतदान के समय इन्होंने क्या दिया भाई, त्याग पत्र दे दिया था, ठीक, त्याग पत्र दे दिया था। लेकिन अभी आपको पता चलेगा कि भैया दो गठबंधन काम कर रही थी, एनडीए और इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस, ये दो गठबंधन काम कर रही हैं। एनडीए ने 18वीं लोकसभा अध्यक्ष के लिए, एनडीए ने 18वीं लोकसभा अध्यक्ष के लिए किसे चुना, ओम बिड़ला को अपना प्रत्याशी नामित किया था, ओम बिड़ला को अपना प्रत्याशी नामित किया था। और इंडिया ने अपना किसे चुना, तो इंडिया ने अपना चुना था के सुरेश। ये कौन से राज्य से लोकसभा सदस्य हैं, तो ये है केरल राज्य से लोकसभा सदस्य थे। ठीक है भैया। अच्छा, ये क्या हुआ, ध्वनि मत से इलेक्शन, क्या हुआ भैया, ध्वनि मत से इलेक्शन हुआ। हालांकि सबको पता था कि ध्वनि मत से जब चुनाव होगा तो ओम बिड़ला ही विजय होंगे, ओम बिड़ला ही चुनाव जीतेंगे। क्यों, क्योंकि भाई मैंने अभी बताया कि लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए आधे से एक अधिक मत लोकसभा के कुल सीटों का चाहिए।
अब देखें, जो सत्ता पक्ष में है उसके पास आधे से एक अधिक सीटें लोकसभा में ऑलरेडी हैं, तभी तो वह सरकार बना पाया है। तो ये क्या हो गए भाई, अभी विन हो गए, इन्हें लोकसभा अध्यक्ष घोषित किया गया। तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष भी कौन बन गए, फिर से ओम बिरला बन गए। अच्छा, लगातार दूसरी बार बनने वाले अध्यक्ष का यदि नाम लेंगे तो इनका ही नाम आता है। बलराम जाखड़ के बाद इनका ही नाम आएगा। बलराम जाखड़ के बाद इनका ही नाम। बलराम जाखड़ 10 वर्ष तक काम किए हैं। 10 वर्ष तक मतलब कार्यकाल चलाए हैं। ठीक है, 10 वर्ष तक का कार्यकाल इनका रहा है। अब देखें, अगर ओम बिरला भी लगातार 10 वर्ष तक काम करते हैं, यानी 2 बार जब चुने गए तो 5 वर्ष तो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब लगातार इन 5 वर्ष और करें तो इनका भी क्या हो जाएगा भाई, 10 वर्ष पूरा। यानी सबसे लंबे कार्यकाल वाला लोकसभा अध्यक्ष यदि आपसे अब पूछा जाएगा तो आप सीधा सा उत्तर दे पाएंगे कि अब जब ये पूरा कर लेंगे तब। अभी भी उत्तर देने में 5 साल की देरी है। मुझे लगता है न जाने कितने प्रतियोगी परीक्षा देकर आप पास भी हो जाएंगे, है ना। तो अभी तक भी बलराम जाखड़ ही सबसे लंबे कार्यकाल वाले माने जाएंगे। ओम बिरला जी के बारे में एक बात और जानिएगा कि ये 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष भी चुने गए। 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, है ना। 2 बार ये लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। ऐसा होने वाले भी ये दूसरे ही व्यक्ति होंगे बलराम जाखड़ के बाद, जिन्होंने कि लोकसभा अध्यक्ष पद का कार्यकाल देखने के बाद फिर से इलेक्शन में भाग लिया और चुनाव जीतकर फिर से लोकसभा पहुंचे हैं। तो ओम बिरला जी अभी आपके लोकसभा अध्यक्ष हो गए 18वीं लोकसभा के। अभी और भी बात अगर मैं थोड़ी सी करना चाहूं तो लोकसभा अध्यक्ष का वरीयता क्रम में क्या काम है, लोकसभा अध्यक्ष का वरीयता क्रम कितना है। तो अगर हम लोकसभा अध्यक्ष के संवैधानिक वरीयता क्रम की बात करें, संवैधानिक प्रेफरेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेफरेंस की बात करें तो संवैधानिक वरीयता क्रम में यह 6वें स्थान पे आते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के साथ वरीयता क्रम में यह कितने स्थान पे आते हैं, तो यह 6वें स्थान पे आते हैं। ठीक है भैया। अगर हम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में एक बात और बताएं आपको कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य की यदि बात कर लें, कार्य की बात करें तो लोकसभा का संचालन, लोकसभा का संचालन करना, संचालन और इसका स्थगन करना, ये दोनों ही काम इनके पास होगा। लोकसभा का संचालन और स्थगन करने का काम इनके पास होगा। अच्छा, एक सवाल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन लेगा। तो धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लेने का काम भी लोकसभा अध्यक्ष का होता है। तो धन विधेयक पर अंतिम निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष लेगा। तीसरा, राष्ट्रमंडल समूह में, भारत राष्ट्रमंडल देश का हिस्सा है, तो राष्ट्रमंडल समूह में भारत का प्रतिनिधित्व यानी भारत की अध्यक्षता कौन करता है, तो भारत की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अच्छा, एक बात और देखिए कि कभी कभी क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाता है, तो संयुक्त अधिवेशन की यदि हम बात करें तो संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाने का काम किसका है भाई, तो आपको पता है कि बुलाने का काम राष्ट्रपति का है। बुलाने का काम कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष कौन होगा,
संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष कौन होगा, तो हमेशा आप बात करेंगे किसका, लोकसभा अध्यक्ष का होता है। अच्छा ठीक भैया, इतनी बातें तो आपकी स्पष्ट हो गई होंगी लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। कुछ चीजें और भी हम जान लेते हैं भैया कि लोकसभा का अध्यक्ष, केवल लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होंगे इनका वेतन कितना दिया जाता है, तो इनका वेतन राज्यसभा के, क्या भैया, राज्यसभा के सभापति के बराबर दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति के बराबर दिया जाएगा। तो राज्यसभा के सभापति कौन हो जाते हैं, तो राज्यसभा के सभापति आपके उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति आपके कौन हो जाएंगे, तो उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। तो उपराष्ट्रपति के बराबर लोकसभा अध्यक्ष का क्या हो जाता है, वेतनमान हो जाता है। तो राष्ट्रपति के बराबर इनका हो गया वेतनमान। क्लियर है भैया। आगे की बात और भी करना चाहें तो हम लोकसभा के बारे में यह बात एक कर सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद तीसरी बार लोकसभा अध्यक्ष का इलेक्शन हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। इससे पहले कब हुआ, तो उस पे अगर हम बात करें कि आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद कितनी बार मतदान हुआ, तो तीसरी बार मतदान हुआ है। 1956 में प्रथम बार मतदान हुआ था। इसके बाद 20 साल के बाद 1976 में मतदान हुआ। इसके बाद 47 वर्ष के बाद सन 2024 में मतदान प्रणाली को अपनाया गया। इस मतदान प्रणाली को मैंने कहा कि हम किस नाम से जानते हैं, तो ध्वनि मत से मतदान की बात करेंगे। अब हम कुछ और भी तथ्य जान लें कि लोकसभा अध्यक्ष की अब नियुक्ति कौन करेगा। लोकसभा अध्यक्ष अब यहां से निर्वाचित हो गए तो इनकी नियुक्ति की अब बात ही नहीं आती है। ठीक, निर्वाचित हो गए तो इनकी नियुक्ति की बात अब नहीं आती है। ठीक है भैया। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को यदि त्यागपत्र देना है, यदि रेजिग्नेशन देना है, तो यह अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे, तो यह अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपेंगे। अच्छा, एक सवाल और आपके दिमाग में चलता है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। ठीक, प्रोटेम स्पीकर को आप लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कह सकते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कह सकते हैं। ठीक, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष। अच्छा, इसकी नियुक्ति के विषय में यदि बात करें तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। क्यों इसकी नियुक्ति की जाती है, तो आप कहेंगे लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए। ठीक भैया, हुआ क्या था इस बार, उसको भी समझने की कोशिश करिए। देखिए हुआ क्या था कि 17वीं लोकसभा जब चल रही थी तो उसके अध्यक्ष के रूप में ओम बिड़ला जी को निर्वाचित किया गया था या चुना गया था, नियुक्त किए गए थे, क्योंकि इलेक्शन तो नहीं हुआ था।
ठीक है, बीजेपी पार्टी खुद ही ताकतवर पार्टी के रूप में थी, उनके पास लोकसभा में सीटें भी ज्यादा थी और उन्होंने ओम बिरला जी का जब नाम नामित किया तो विपक्ष के पास इतना भी नहीं था कि वह अपने प्रत्याशी का नाम रख भी सके। ठीक है, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही कोशिश भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था कि उन्होंने लोकसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि आपसी सहमति से ही ओम बिरला जी को लोकसभा अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन इस बार आपको पता होगा कि विपक्ष थोड़ा मजबूत है, तो विपक्ष ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को ऊंचा रखते हुए इन्होंने अपनी तरफ से केरल के लोकसभा सदस्य के सुरेश जी को अपना प्रत्याशी घोषित किया था, जिसमें कि ध्वनि मत से चुनाव कराया गया और ओम बिरला जी ने इसमें जीत हासिल करी और फिर से 18वीं लोकसभा की अध्यक्षता करते हुए दिखाई देंगे। तो ये आपका आज का सूचना रहा। तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी गई है कि उसका काम क्या है, शक्ति क्या है। अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या हो तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा और आपको यह सूचना कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार।